आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बेस्ड वेक्टर। अब तक हम लोग क्लोन कर रहे थे किसमें? ई कोलाई में। तो जितने भी प्लाज्मिड वेक्टर्स हो गए, वायरल बेस्ड वेक्टर्स हो गए, फास्ट बेस्ड वेक्टर्स हो गए, वो किसमें क्लोन हो रहे थे? ई कोलाई में हो रहे थे। लेकिन अब की बार जो है वो कहां पे जा रहा है? किसमें हो रहा है? ईस्ट में हो रहा है। और कौन से वाले ईस्ट में? इसको वाईएसी भी कहते हैं, सैक्रोमाइसिस सिरिवेसे। इसमें क्लोन होता है। और जो बिगेस्ट एडवांटेज है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का वो क्या है? वो ये है कि बहुत सारी कॉपीज हमको मिलती है, अप टू 1 मिलियन कॉपीज वी गेट। 1 मिलियन बेसिस दे क्लोन अप टू। और कॉपीज की अगर हम लोग बात करें तो कॉपीज जारी है 70 से लेके 100 तक। एवरेज जो आती है 50 निकल के आती है। तो क्लोन अप टू क्लोन लार्ज नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स बेसिकली। सो दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। सो 200 से लेके 1 मिलियन बेसिस तक जाती है। और एक और जो खूबी है यहाँ पे, इनके पास होते हैं ऑक्सोट्रोपिक मार्कर्स। ये भी इनकी स्पेशलिटी है, ऑक्सोट्रोपिक मार्कर्स, जो कि मदद करते हैं ऑक्सोट्रॉपिक सिलेक्शन में। आपको कुछ यहाँ से रेड वाइट सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? तो यहाँ पे आ गया हिस3, HIS3, LEU2, यूरा3, और इसी तरीके से ट्रिप TRP1। इनके पास होते हैं ऑक्सोट्रॉपिक मार्कर। रेड व्हाइट सिलेक्शन याद कीजिए। अभी प्लाज्मिड की अगर हम लोग बात करें, अलग अलग स्ट्रेन के पास ऑब्वियसली बात है प्लाज्मिड्स होते हैं। प्लाज्मिड जो है वो है 2 माइक्रोन मीटर जीनोम प्लाज्मिड होता है इनके पास, जिसका जो साइज होता है वो 6 किलो बेस पेयर तक का होता है। ये आर्टिफिशियल ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और आप दोबारा से आई होप रिकॉल कर रहे होंगे एग्जाम्पल PYAC3 का, जो कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था किसमें? रेड व्हाइट सिलेक्शन में। वही चीज है, वही वेक्टर में यहाँ पे बना रही हूँ। आई एम ड्रॉइंग द सेम। तो यहाँ पे भी बहुत सारी कहानियां आ जाएगी। कहानियों से क्या मतलब है, याद कीजिए आप लोग। कहानियां मतलब फीचर्स। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फीचर्स की। ठीक, यहाँ पे एक आ गया। तो दिस इज CEN4 के पास होता है, एक CEN4 है। यहाँ पे है, इसको रेड से कर लेते हैं। दिस इज SUP4। यहाँ है यूरा3, URA3। then they have here telomere, टेलोमियर है। यहाँ पे है हिस3, HIS3। दिस इज रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन साइट्स, BAM H1। इसी तरीके से यहाँ पे भी BAM H1। दिस इज टेलोमियर अगेन। सो टेलोमियर सिलेक्शन मार्कर साइट्स जैसे कि
Ampicillin resistant marker genes are also there. TRP1 और यहाँ हुआ ARS1. ARS1 ये हुआ ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बेस्ड वेक्टर जिनके पास ये सब मार्कर्स है. और यहाँ पे जो है SUP जो मैंने बनाया है यहाँ पे होती है क्लोनिंग. दिस इज द क्लोनिंग साइट. क्लोनिंग साइट का क्या मतलब है, रिकॉर्ड कीजिए कि हम क्या कर सकते हैं अपना डैश डैश. इसी तरीके से यहाँ पे भी डायमेथ्रियल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन साइट्स आर देयर. तो अब अगर हम लोग बात करें, अब इन मार्कर्स की अगर हम लोग बात करें तो आप रिकॉल कर रहे हैं जैसे कि CN4 का जो फंक्शन है, टीलोमेयर का फंक्शन तो हमको पता है कि क्या होता है. CEN4 की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज इन्वॉल्व इन सिस्टर क्रोमैटिड्स डिसजंक्शन, अलग अलग करने में काम आता है. डिसजंक्शन CEN4 का काम है. इसी तरीके से यूरा3 की अगर मैं बात करूं या फिर TRT1 की अगर मैं बात करूं तो ये इन्वॉल्व होते हैं ऐसे सिंथेसिस पाथवे में जो कि बना रहे हैं यूरासिल. सो यूरासिल बायोसिंथेसिस पाथवे, दे आर इन्वॉल्व इन दिस. सिमिलरली TRP1 जो है वो भी इन्वॉल्व है किसको बनाने में, कौन से पाथवे में, जिसकी मदद से क्या बन रहा है, ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस हो रहा है. ठीक है, आया इतना समझ में. तो ये बात हुई मार्कस की. अब यहाँ पे आप रिकॉल करें दोबारा से SUP4 का क्या फंक्शन है, याद कीजिए. हम लोगों ने किसमें पढ़ा था, प्लीज रिकॉल, रेड व्हाइट सिलेक्शन में इसका फंक्शन जाना था. तो SUP4 अगर होता है तो वो क्या कर रहा था, वो सप्रेस करता है किसको, इनहिबिट करता है या सप्रेस करता है tRNA को, जो कि सप्रेस किसको नहीं बनने दे रहा था, किस पे असर कर रहा था, ADE म्यूटेशन पे. अब क्या मैं इसको दोबारा से किसी पाथवे से कनेक्ट कर सकती हूँ, क्या यूरासिल से कनेक्ट हो रहा है, यूरासिल के बनने से इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही थी. इंटरमोलिक्यूलर कॉम्प्लीमेंटेशन. आया ना समझ में. दीज आर दी फीचर्स ऑफ ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है मेरा, आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चंस बहुत आते हैं मेरे को एज यूजुअल. तो अगर हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है किस किस के बीच में, नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट के बीच में, यही तो कहानी. आपको क्या ध्यान रखना है बेसिकली, किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल को क्लोनिंग होने के बाद जो है, यही तो हो रहा है कि या तो रिकॉम्बिनेंट सेल्स मिल रहे हैं या हमको नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स मिल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं. उस बेसिस पे हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, कॉलोनीज बन रही है किसी में कॉलोनीज नहीं बन रही. ये तो कहानी चल रही है, हर चीज चल रही है. If we have to differentiate between transformed and non-transformed cells, प्रैक्टिकली सोचिए अगेन, तो उनके पास कौन कौन से मार्कर्स होने चाहिए, किस बेसिस पे हो रहे हैं. Similarly, if we have to differentiate between recombinant and non-recombinant cells,
तो वो किस बेसिस पे होगा? तो ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड को डिफरेंशिएट करने के लिए होने चाहिए UrA3 यूरासिल वाला और TrP1। इसी तरीके से रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए जो मार्कर काम आ रहा है वो है SUP4। तो ये वहां पे मदद कर प्रैक्टिकली कनेक्ट कीजिए। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बात की कि जो क्लोन होते हैं बहुत लार्ज नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स क्लोन कर सकते हैं, तो इनका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे यूटिलाइज होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, क्या मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स हमको मिल सकते हैं इसकी मदद से, तो वहां पे यूटिलाइजेशन हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स लार्ज नंबर। सिमिलरली जीनोमिक लाइब्रेरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी, इसी तरीके से और कहाँ का भी यूटिलाइज हो सकता है, जीन क्लोनिंग एक्सप्रेशन में भी इनका एडवांटेज है, इनका यूज है। तो ये इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। बाकी जो भी लेटेस्ट रिसर्चेस चल रहे हैं इस पे ढूंढिए, बहुत सारे रिसर्चेस चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और